जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था, हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि उस लेक्चर को मैं आगे दो पार्ट्स में कवर करूंगी, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म को कवर करेंगे हम। तो आज हमारे लेक्चर 5 का पहला पार्ट कवर होगा, यानी कि बुद्धिज्म। हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में तो पढ़ेंगे इसमें, पर इससे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था महाजनपद एरा के बारे में, कैसे जनपद का फॉर्मेशन हुआ था, कैसे वो महाजनपद बने थे, कौन कौन से महाजनपद थे। 16 थे, जिनकी कैपिटल्स क्या थी, लोकेशन क्या था, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, सोशल स्ट्रक्चर क्या था, उनकी इकोनॉमी कैसे रन करती थी और उनमें ट्रेड और कॉमर्स कैसा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि वहाँ क्या कल्चर थे, कैसे ट्रेडिशंस थे और रिलीजियस मूवमेंट्स कौन कौन से वहाँ से शुरू हुए थे। महाजनपद एरा में ही 3 रिलीजियस मूवमेंट्स का हम वर्णन देखते हैं। पहला तो हमारा हिंदुज्म चल ही रहा था, साथ ही साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी उदय वहां से होना शुरू हुआ था। महाजनपद काल में ही हम सबसे पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म का मेंशन देख पाते हैं। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे अपने इस लेक्चर में और बुद्धिज्म और जैनिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमने ये देखा कि महाजनपद काल किन क्षेत्रों में विस्तृत था, महाजनपद किन किन एरियाज में लोकेटेड थे एंड ग्रेजुअली कैसे उनका डिक्लाइन हुआ। अब हम महाजनपद एरा के ही रिलीजियस पोर्शन को कवर करेंगे और देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या थे, कैसे ओरिजिनेट हुए, कैसे फ्लरिश हुए और कैसे ही अपने डेवलप्ड स्टेज में पहुंचे थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। आवर पार्ट 1 इज डिनोटेड टू बुद्धिज्म। इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बौद्ध धर्म क्या है, किस तरह उसका उदय हुआ और किस तरह उसका विस्तार हुआ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इतिहास का अपना एक इतिहास होता है, तो बौद्ध धर्म का क्या इतिहास है। फिर बौद्ध धर्म के कोर बिलीफ्स क्या हैं, वो क्या मूल तत्व हैं, वो कौन सा बिलीफ सिस्टम है जिसके ऊपर बौद्ध धर्म का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। द 8 फोल्ड पाथ, इसको हम डिटेल में देखेंगे। 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग क्या है, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म क्या है, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म कौन कौन से हैं और उनकी क्या आइडियोलॉजी है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फैला हुआ था, उसका विस्तार किस प्रकार हुआ है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। फिर हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स, कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी, कब फॉर्मेशन हुआ, किसने प्रिसाइड किया और क्या डेवलपमेंट्स हुए। देन लास्टली विल मूव टू डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म। इससे पहले कि मैं आपको बुद्धिज्म को डिटेल में समझाऊं, एक चीज जो आपको समझनी है वो ये कि इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे कोर कॉन्सेप्ट को जानने में। बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डेटा, बहुत सारा फैक्चुअल मटेरियल आपको मिलेगा इन चैप्टर्स में, क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड आते हैं। वो सारे फैक्ट्स, वो सारे डेटा मैंने आपको बहुत ही सिस्टमेटाइज तरीके से नोट्स में कंपाइल करके दिए हैं। बट इस क्लास में हम फोकस करेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स पे। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, फाउंडेशन क्या है बुद्धिज्म की, हम चीजों को समझने पे ज्यादा जोर देंगे बजाय याद करने के। तो आप यहाँ पे अगर फैक्ट्स नहीं देख रहे हैं, डेट्स नहीं देख रहे हैं या कोई ऐसा डेटा नहीं देख रहे हैं तो प्लीज डोंट पैनिक, आप परेशान ना हो कि वो सब तो मिस हो गया। प्लीज डोंट क्रिएट फोमो इन योर माइंड, you all will get all those datas, all those facts in your notes. So just please be patient और यहाँ पे आप सुनने पे और समझने पे ध्यान दीजिएगा। बुद्धिज्म है क्या एक्चुअली? बौद्ध धर्म जो है, धर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म शब्द का, तो धार्मिक तो एक सिचुएशन है ही, एक रिलीजियस मूवमेंट तो है ही, बट साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, एक आध्यात्मिक ट्रेडिशन है। आध्यात्मिक ट्रेडिशन क्या है, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा विधि विधान के बजाय, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स के बजाय अंतर आत्मा की शक्ति पर ध्यान दिया जाता है। जब आप अपने मन को स्वकेंद्रित करने की कोशिश करते हैं, मन में ठहराव लाने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर जो आपकी इंटरनल पास हैं उनको इन्वोक करते हैं, दैट इज स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। तभी आपने देखा होगा कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में मेडिटेशन का बहुत प्रोमिनेंट रोल है। दे फोकस अ लॉट, दे एम्फसाइज अ लॉट ऑन मेडिटेशन। व्हाई? मेडिटेशन से आपका मन शांत होता है, आपका मन ठहरना सीखता है, आप किसी चीज पर लंबे समय तक फोकस कर पाते हैं एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी to know about yourself, to connect to the nature and the world around you. Now,
spiritual tradition, why it is a spiritual tradition? Because it focuses on personal enlightenment and cessation of suffering. आप दो वर्ड्स यहाँ देख रहे हैं, personal enlightenment और cessation of suffering. Now what is enlightenment? जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप अपने अंतर मन की शक्तियों को जागृत करते हैं, वही एनलाइटमेंट है. आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, आप अपने अराउंड वर्ल्ड को बेहतर समझने लगते हैं, आप प्रकृति से कनेक्ट करते हैं और प्रकृति को बेहतर समझने लगते हैं. सेसेशन ऑफ सफरिंग, जब आप अपने मन को समझ जाएंगे, जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा, आपके दिमाग में केओस नहीं होगा, आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, तो आपकी सफरिंग्स अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती हैं. बुद्धिस्ट फिलॉसफी इसी चीज पे एम्फसाइज करती है कि हमारे जीवन में जो भी सफरिंग्स है ना, इट इज बिकॉज आवर माइंड इज वे टू मच डिस्ट्रैक्टेड एंड इंडल्ज इन वेरियस एक्टिविटीज जो शायद हमारे उतने काम की भी ना हो, बट चूंकि वर्ल्डली प्लेजर्स के लिए हमारा मन इतना ज्यादा इन्वॉल्व है उन एक्टिविटीज में कि हम खुद पर, अपने अंतर मन पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं. इसीलिए बुद्धिज्म हमें सिखाता है मेडिटेशन. Now what is the historical background of Buddhism? इसका उदय कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है? It began with the teachings of Siddharth Gautam, known as Buddha. सिद्धार्थ गौतम की कहानी हम सब ने सुनी है कि वो एक राजकुमार थे और कैसे उन्होंने अपना इनिशियल ईयर्स बहुत ही लाविश तरीके से वो जीते थे, जैसे एक राजकुमार की जिंदगी होती है, उनका जीवन होता है. राज था, उनके पास राज्य था, प्रजा थी, सारे ऐशो आराम के सारे संसाधन उनके पास थे. पर एक बारी जब वो अपने राज्य से बाहर जाते हैं अपने रथ में अपने सारथी के साथ, और फिर वो देखते हैं 4 ऐसे दृश्य, द 4 ग्रेट साइट्स, 4 ऐसे दृश्य वो देखते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स वो देखते हैं जिनसे उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है. दो साइट्स चेंजेस हिज वे ऑफ थिंकिंग. सिद्धार्थ का थॉट प्रोसेस बदल देते हैं वो इंसिडेंट्स. हम देखेंगे वो ग्रेट साइट्स क्या है. बट बुद्धिज्म का शुरुआत ऐसे ही हुआ है. बुद्धिज्म की शुरुआत जो है सिद्धार्थ गौतम के गौतम बुद्ध बनने से हुई है. The 4 great sites encountered by Siddharth paved his way to become गौतम बुद्धा. तो अगर हम ये कहें कि बुद्धिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, तो आप बहुत सुंदर शब्दों में ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय और विकास सिद्धार्थ गौतम के गौतम बुद्ध बनने से हुआ है. Now, what were those 4 sites? Let us see that. सबसे पहले वो देखते हैं एक वृद्ध और बीमार व्यक्ति को, फिर वो देखते हैं एक मृत व्यक्ति को जिसको लेके 4 लोग जा रहे थे, फिर वो एक देखते हैं बहुत ही वृद्ध व्यक्ति को जो बहुत ही लाचार सा है, बहुत ही अपने लाइफ के एकदम लेटर फेज में है. एंड देन ही सीज अ सेज और अ सेंट. वो एक साधु को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे बड़े ही शांति से बैठ के तपस्या कर रहे थे. पहले की ये जो 3 साइट्स हैं, सिद्धार्थ गौतम इनसे बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि वो यंग थे, युवावस्था में थे और उन्होंने बाहर की दुनिया ज्यादा देखी नहीं थी, अपना राज्य ही देखा था, वो ऐशो आराम की जिंदगी ही देखी थी. तो उन्हें यही लगता था कि जीवन ऐसा ही है और वो जीवन काल में, पूरे जीवन काल में ऐसे ही रहेंगे, यंग, ब्यूटीफुल और ऐसे ही एनर्जेटिक. बट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही सॉ दीज साइट्स, तो उनको रियलाइजेशन हिट हुआ कि क्या मेरी अवस्था भी आगे चल के ऐसे ही हो जाएगी? क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा और फिर एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं ये देह त्याग कर दूंगा और फिर शायद मेरे इस शरीर का कोई नामो निशान तो रहेगा नहीं, शायद मेरी कोई मेमोरी भी ना रहे लोगों में कुछ समय के बाद. तो ये जो ऐशो आराम है, जो ये इतनी भोग विलास की वस्तुएं हैं, उनमें मैंने खुद को क्यों उलझा रखा है? और उनको ये रियलाइजेशन तब होता है जब वो आखिर में इस साधु को देखते हैं. इस साधु के पास कोई भी भोग विलास की वस्तु नहीं है, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं और उनके चेहरे पे एक अलग सी शांति और तेज है. और जब सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी से पूछते हैं इनके बारे में कि ये कौन है और ऐसा क्या कर रहे हैं जो ये इतना शांत और स्थिर है, तो उनके सारथी बताते हैं कि वो साधु हैं, उन्होंने गृह त्याग कर दिया है, उन्होंने संसार के सारे लोभ मोह को त्याग कर दिया है और अब वो अपने अंतर मन को जानने की यात्रा पे हैं. तो ये जो साइट थी, दिस लास्ट वन, इट इन्वोक्ड अ लॉट ऑफ थॉट्स इन सिद्धार्थ's माइंड. सिद्धार्थ के मन में बहुत सारे विचारों को जन्म दिया इस साइट ने
कि ऐसा क्या कर रहे हैं साधु, या ऐसी कौन सी धन संपदा मिल गई है इन्हें जो ये इतने शांत हैं, बिना किसी परेशानी के हैं, चेहरे पे ऐसा तेज है। एंड देन ही रियलाइज्ड कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ने के बाद अंतर आत्मा के विकास की जो यात्रा है वही उन्हें इस स्टेज में पहुंचा सकती है। नाउ व्हाट वर द कोर बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म क्या बिलीफ सिस्टम क्या था, बुद्धिज्म का जो फाउंडेशन है वो किस चीज पे बेस्ड था, ये हम देखते हैं। देयर आर 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में 4 परम सत्य का वर्णन है। सबसे पहला सत्य है दुख, सफरिंग। जैसा कि हमें पता है, हम कोई भी काम करें या कोई भी व्यक्ति हो, हम अगर देख रहे हैं किसी को कि कोई बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है करियर में, या बहुत ज़्यादा वेल्दी है, बहुत रिच है, और somebody who has a lot of friends, many people around him, तो हमें लगता है कि वो कितना खुश है ना, कि सब उसके जीवन में सब कुछ है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर अगर आप उस व्यक्ति से पूछेंगे तो उसके जीवन में भी दुख है कहीं ना कहीं। तो बुद्धिज्म सबसे पहले फोकस ही इस बात पे करता है कि इस संसार में दुख तो है ही, इस संसार में हर जगह दुख ही दुख है। अगर आप वर्ल्डली प्लेजर्स में खुद को इंडल्ज करते हैं तो आपको सफरिंग ही मिलेगी। देन व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सफरिंग? अब सफरिंग तो है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, पर इसका ओरिजिन क्या है? कहाँ से आ रहा है ये दुख, कहाँ से आ रही है ये पीड़ा? तो ये पीड़ा आ रही है सांसारिक मोह से, ये पीड़ा आ रही है इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व होने से। आप किसी चीज़ का आप ऐसे उदाहरण ले सकते हैं कि अगर आज आपके पास कुछ पैसे हैं तो यू गेट दैट क्रेविंग ऑफ अर्निंग मोर और गेटिंग मोर मनी, राइट? इसी में कुछ लोग हार्ड वर्क करके वो मनी अर्न करते हैं और कोई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, तो वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज से मनी अर्न करने का, पैसा कमाने का सोचते हैं। बट उससे होता क्या है? अल्टीमेटली दे जस्ट गेट स्टक इन अ लूप, इन अ विशियस साइकिल, राइट, ऑफ इलीगल एक्टिविटीज और व्हाटसोएवर। तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट किस में आ रहा है? रिजल्ट तो सफरिंग में ही आ रहा है ना। सो द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड इटसेल्फ। नाउ निरोध, सेसेशन ऑफ सफरिंग। अब दुख है, दुख का कारण भी हमें पता है, तो अब इस सफरिंग का सेसेशन कैसे होगा, इस दुख का अंत कैसे होगा? एंड देन कम्स द पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। फिर अब इस दुख का अंत करना है, इस कष्ट का अंत करना है, तो उसके लिए कौन सा रास्ता चुनना है, इन पे बात करता है बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म इन्हीं 4 पॉइंट्स पे बात करता है। और जो वो पाथ निकलता है, वो जो पथ है, वो जो रास्ता है जिसपे चलकर आप या हम, कोई भी व्यक्ति सफरिंग को खत्म कर सकता है, दुख को खत्म कर सकता है, दैट पाथ इज 8 फोल्ड पाथ और द अष्टांगिक मार्ग। उसी पथ को, उसी रास्ते को अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ कहा गया है। अब 8 फोल्ड पाथ है क्या? वो तरीका है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जाकर, जो चीजें फॉलो करके आप अपने दुख को कम कर सकते हैं। वो प्रोसेस क्या है? लेट अस सी। राइट व्यू या राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। आपकी समझ, आपकी सोच, आपके एक्शंस, आपके जीविकोपार्जन करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपके अंतर मन का जो स्ट्रक्चर है, वो सब सही होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए। किसी को दुख देके खुद सुख अर्जित करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये है वो 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, जिस पर चल के आप अपने दुख को, अपने कष्ट को खत्म कर सकते हैं। Now, here is the 3 रत्ना और the 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में 3 ज्वेल्स की बात की गई है, 3 रत्नों की बात की गई है। ये 3 रत्नों को आप 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स की तरह देख सकते हैं जिन पे बौद्ध धर्म का फाउंडेशन है। द 3 ज्वेल्स आर बुद्धा, धर्मा और धम्मा। सी, यहाँ पे धर्मा लिखा है, बट आपको कहीं कहीं पे धम्मा भी देखने को मिलेगा। मेरे नोट्स में भी आपको धम्मा देखने को मिलेगा। नाउ धम्मा इज द वर्जन ऑफ धर्मा इटसेल्फ, बट इन पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया गया है बौद्ध धर्म में। सारे टेक्स्ट जो हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिटन इन पाली लैंग्वेज। हेंस जो धर्मा है उसको एज अ धम्मा लिखा गया है पाली लैंग्वेज में, ठीक है। एंड द संघा। सो व्हाट आर दीज? बुद्धा,
तो वो जिनको हम फॉलो करके या जिनको जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं वो बुद्धा को फॉलो करते हैं, उनके पाथ को फॉलो करते हैं, उनके जैसे जीवन को फॉलो करते हैं, ताकि वो भी इस दुख से, इस कष्ट से निकल सके और उनको भी इनलाइटमेंट मिले। देन व्हाट इज धर्म? द टीचिंग्स, जो टीचिंग्स हैं, जो प्रीचिंग्स हैं, जो चीजें बुद्धा ने सिखाई हैं लोगों को, दैट इज द धम्मा, द कोड ऑफ कंडक्ट यू कैन से, दैट कंडक्ट, दैट प्रोसेस। एंड द संघा, वो कम्युनिटी। संघ का मतलब हम क्या समझते हैं? दैट ग्रुप, द कम्युनिटी, जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल, ऐसे लोग जो इस पथ पे चलकर बुद्धा को फॉलो करके अपने दुखों का निवारण करना चाहते हैं और एनलाइटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, सच ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज संघा और संघ। ओके, नाउ व्हाट आर द स्कूल्स और ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म? लेटर फेज में जैसे जैसे बुद्धिज्म का विस्तार होता गया, डेवलपमेंट होता गया, आगे जाके एक समय के बाद कुछ स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म का ओरिजिनेशन हुआ था। बुद्धिज्म का जो कोर वैल्यू है वो तो इंटैक्ट था, बट अ फ्यू पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग अ डिफरेंट पाथ। तो ऐसे ही करके 3 पाथ हुए, 3 स्कूल्स हुए बुद्धिज्म के। थेरवाद, इसे हीनयान भी कहते हैं, महायान एंड वज्रयान। यहाँ पे लोगों का कोर जो बिलीफ था वो तो सेम था कि दे हैव टू अटेन एनलाइटमेंट, बट द पाथ टुवर्ड्स इट और द प्रोसेस टुवर्ड्स इट वाज डिफरेंट। एंड द 3 स्कूल्स अगेन आप देख लीजिए, थेरवाद, महायान और वज्रयान। थेरवाद क्या है? थेरवाद को वे ऑफ एल्डर्स और हीनयान भी कहते हैं। जो ओरिजिनली बुद्धिज्म के जब उदय के समय पे जो बिलीफ सिस्टम था, जो प्रोसीजर लोग फॉलो करते थे, उसी को थेरवाद कहा गया है। ये सदर्न स्कूल भी है। सदर्न स्कूल क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन है ना, इसका विस्तार साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिल जाता है। थेरवाद कंजर्वेटिव कैसे है? क्योंकि ये वे ऑफ एल्डर्स है, जो सबसे पुरातन पद्धति थी बौद्ध धर्म में, उसको फॉलो करने वालों का ग्रुप है थेरवाद, उनका ट्रेडिशन है ये, इसलिए इसमें कंजर्वेटिज्म है। उनका एक सेट पैटर्न था, वो उसी को फॉलो करते थे और वो उसे बदलाव में नहीं आना चाहते थे, उसको बदलना नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। तो इसीलिए कंजर्वेटिव था और मोनास्टिक फोकस था। मोनास्टिक फोकस मतलब ये फोकस करता था बौद्ध जो साधु होते थे, संत होते थे, जो बौद्ध मॉन्क्स होते थे, उनके वे ऑफ लाइफ पे, उनके लाइफ पे ज्यादा फोकस था थेरवाद का। यहाँ पे कॉमन मैन की ज्यादा बात नहीं की गई थी। देन महायान का उदय हुआ। महायान को बिग व्हीकल भी कहते हैं और इसका विस्तार आपको ईस्ट एशिया में ज्यादा देखने को मिलेगा। ये स्पेक्यूलेटिव था। स्पेक्यूलेटिव मतलब चीजों को काउंटर क्वेश्चन करना, जो भी ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम चला आ रहा है, उसको थोड़ा काउंटर क्वेश्चन करना और उसको और रिफाइन करना। एंड देन ग्रेटर फोकस ऑन ले पर्सन। यहाँ पे कॉमन मैन को भी इंक्लूड किया गया था। यहाँ पे जो भी सिस्टम सेट किया गया, जो भी ट्रेडिशंस बनाए गए, वो कॉमन मैन को ध्यान रख के बनाए गए थे। देन लास्टली केम वज्रयान और द डायमंड व्हीकल। अब वज्रयान का जो विस्तार है ना, वो बहुत ही सेंटर्ड था। तिब्बतन बुद्धिज्म भी कहते हैं इसको। तिब्बत के क्षेत्र में इसका उदय और विकास हुआ था और ये हाईली रिचुअलिस्टिक था। हमने शुरुआत में क्या बात की थी कि बुद्धिज्म एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, यहाँ पे ज्यादा रिचुअल्स का कोई वैल्यू नहीं था। बट लेटर फेज में आगे समय जैसे बढ़ता गया, वज्रयान का जब उदय हुआ, विकास हुआ, तो ये बहुत ही रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन बन गया। वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडिशंस वर फॉलोड इन वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। नाउ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से विस्तार था। थेरवाद का विस्तार हमने देखा साउथ ईस्ट एशिया में था। तो कुछ कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये सब साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है और यहाँ पे थेरवाद का या फिर हीनयान का आपको विस्तार मिलेगा। महायान सेंट्रल एशिया एंड चाइना में, वज्रयान चाइना, तिब्बत एंड सम पार्ट ऑफ जापान। ओके, नाउ हियर इज द पाई चार्ट जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्कूल में है, राइट। सो महायान बुद्धिज्म हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट फॉलोअर्स जो हैं वो महायान स्कूल के हैं। देन कम्स थेरवाद और सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो वज्रयान को बिलोंग करती है। इसीलिए इसका जो लोकलाइजेशन है ना, वो भी बहुत कम एरिया में है। नाउ हियर इज अ मैप जहां आप देख सकते हैं, कलर कोडेड है ये स्कूल वाइज कि कौन सा स्कूल किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। नाउ वी विल मूव टू बुद्धिस्ट काउंसिल्स। कुछ काउंसिल्स का फॉर्मेशन हुआ था, कुछ काउंसिल्स कंडक्ट की गई थी बुद्धिज्म से रिलेटेड और उनमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे। सो आई प्लेस दिस चार्ट ओवर हियर और ये चार्ट आपको अपने नोट्स में भी मिलेगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो।
नाउ फर्स्ट काउंसिल 486 बीसी में हुआ था। अजात शत्रु ने पैट्रनेज दिया था। नाउ देयर वर वेरी डिफरेंट रूलर्स एज वेल, बहुत सारे राजा भी थे, बहुत सारे ऐसे किंग्स थे जिन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रनेज दिया था। उन्होंने खुद भी फॉलो किया था और उसको प्रोपोगेट भी किया था। तो अजात शत्रु, हर्यक वंश का, आपको इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा मौर्यन डायनेस्टी में। जब हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करेंगे उसमें यू विल कम टू नो अबाउट दीज किंग्स। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। पैट्रनेज दिया था अजात शत्रु ने। महाकश्यप ओपाली इसके अध्यक्ष थे, प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप ओपाली इसके प्रेसिडेंट थे। प्लेस था राजगृह। राजगृह में सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल आपका फॉर्म हुआ था। नाउ हियर आई वांट टू टेल यू, एवरी ईयर, and I repeat, every year you will find a question from this very chart. अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया और आप टाइम टू टाइम इसको रिविजन करते रहे तो you will secure 1 to 2 questions in your paper. बुद्धिज्म से, उसके बुद्धिज्म के अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से तो उसमें काउंसिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा। एंड what you have to do is that you just have to revise this multiple times. तो पहला जो काउंसिल हुआ था उसका प्लेस है राजगृह एंड उसमें डिटेल्स क्या है, कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटक एंड सुत्त पिटक। नाउ विनय पिटक एंड सुत्त पिटक बुद्धिस्ट लिटरेचर है एंड यू विल फाइंड दिस इन योर नोट्स कि विनय पिटक क्या है, वो किस चीज से डील करता है, व्हाट इज सुत्त पिटक, व्हाट आर अदर वेरियस बुद्धिस्ट लिटरेचर। आप ये याद कर सकते हैं फर्स्ट काउंसिल में कि सबसे पहला जो कंपाइलेशन है विनय पिटक और सुत्त पिटक का वो फर्स्ट काउंसिल में हुआ था बुद्धिज्म की। सेकेंड काउंसिल हुई थी काला अशोक के टाइम पे, ही वॉज ऑल्सो अ रूलर। सर्वकामिनी उसके अध्यक्ष थे। वैशाली में हुआ था और संघ का डिवीजन हो गया था थेरवादन और महासंघिक्स में। संघ क्या है हमने देखा था, त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म में हमने देखा था ना कि 3 पार्ट्स हैं बुद्धिज्म के, बुद्धा हिमसेल्फ, देन धम्मा एंड संघा। तो वो जो ग्रुप था, वो जो संघ था, उसका डिवीजन हो गया था 2 पार्ट्स में, थेरवादन एंड महासंघिक्स। नाउ थर्ड काउंसिल अशोका के टाइम पीरियड पे हुई। मुगलीपुत्र तिस्स जो थे वो उसके प्रेसिडेंट थे, पाटलिपुत्र में हुआ था ये थर्ड काउंसिल। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक, पहले 2 पिटक का कहाँ पे हुआ था, त्रिपिटक का एक कंपाइलेशन है, एक कॉम्बिनेशन है 3 लिटरेचर का, 3 टेक्स्ट का जो बुद्धिज्म में हाईली प्रोमिनेंट है। उसमें से 2 का कंपाइलेशन हुआ है फर्स्ट में एंड थर्ड अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ है थर्ड में। फोर्थ काउंसिल हुई थी कनिष्क के टाइम पे, वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। कश्मीर में ये हुई थी, कुंडलवन ग्राम है वहां पे हुई थी कश्मीर में। डिवीजन इनटू 2 सेक्ट्स, हीनयान एंड महायान। नाउ जो हीनयान, महायान और वज्रयान, हीनयान को थेरवाद भी कहते हैं, जिसकी बात हमने अभी की है स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की, तो वो यहाँ पे डिवीजन हुआ था। बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू हीनयान एंड महायान इन फोर्थ काउंसिल, whereas वज्रयान it came in a very later phase. Okay, now as our lectures go, जैसा हमारा lectures का हमेशा फ्रेमवर्क रहता है, हमने पहले ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एंड देन ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली वी कम टू द डिक्लाइन। वैसे ही बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ और उसके भी सर्टेन रीजंस थे, एंड द रीजंस वर बुद्धिस्ट संघ जो था, जिसके हमने भी बात की, जो ग्रुप था, पहले तो वो डिवाइड हुआ थेरवादन और महासंघिक में, फिर उसके बाद उसका डिक्लाइन होने लगा। किसी भी चीज का, किसी भी, जब कोई ग्रुप होता है, जब कोई समूह होता है, अगर उसका डिवीजन होता है तो धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। और वही सिमिलर चीज हुई बुद्धिज्म के साथ। जब उसका डिवीजन हुआ, संघ का जब बंटवारा हो गया थेरवादन और महासंघिक में, तो धीरे धीरे फिर डिसइंटीग्रेशन की तरफ बुद्धिज्म जाने लगा। रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, नाउ दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे हम थोड़ा बात करेंगे। जब हम महाजनपद एरा की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हिंदुइस्ट फिलॉसफी भी देखते हैं, बुद्धिस्ट भी देखते हैं और जैनिज्म भी देखते हैं। बट कोई भी चीज़ जब बहुत लंबे समय तक चली आती है तो उसमें करप्शन के एलिमेंट्स ऐड होने लगते हैं। वो ऑर्थोडॉक्स हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और उस चीज़ का जो पावर होता है वो कुछ लोगों के हैंड में सेंटर्ड हो जाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो सत्ता में आ जाते हैं। वही हुआ था हिंदुइज्म के साथ भी। ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के साथ सिमिलर चीज़ हुई थी कि वहाँ पे करप्शन होने लगा। बहुत ज़्यादा हाईली रिचुअलिस्टिक हो गया था वो रिलीजन, जहाँ पे बहुत सारे रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ता था, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे शेड्यूल कास्ट पे, विमेन पे, वेरियस ये ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए।
सो उसकी वजह से जो समाज का एक बड़ा वर्ग था वो इस चीज़ से बहुत ही आहत हुआ कि उसको धर्म फॉलो करने के लिए, रिलीजन फॉलो करने के लिए इतने रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं। इसी वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ सोसाइटी का बहुत बड़ा जो पार्ट था, बहुत बड़ा शेयर सोसाइटी का, वो अट्रैक्ट हुआ था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ, क्योंकि ये दोनों ही जो ट्रेडिशंस हैं ये बात करते हैं इक्वालिटी पे, राइट। यहाँ पे कास्ट को लेके या क्रीड को लेके किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। बट जब बुद्धिज़्म फ्लरिश कर रहा था तो उसी दौरान ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म में भी कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, हिंदुइज्म कल्चर में भी मॉडिफिकेशंस होना शुरू हुए, वो भी धीरे धीरे लिबरल होना शुरू हुआ। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज कि हिंदुइज्म ने अपने आप को बुद्धिज़्म से भी ज़्यादा लिबरल कर लिया एक टाइम पे, और जैसे ही ये रिवाइवल हुआ लोग बुद्धिज़्म से वापस से हिंदुइज्म की तरफ मुड़ने लगे। बुद्धिज़्म लॉस्ट रॉयल पैट्रोनेज, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इतनी सारी 4 काउंसिल्स हुई और चारों काउंसिल को पैट्रोनेज दिया था किंग्स ने, राजाओं ने उस चीज़ को पैट्रोनेज दिया था, संरक्षण दिया था आप कह सकते हैं। पर धीरे धीरे जैसे मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ और भी चीज़ें आगे जब हम देखेंगे स्लाइड्स में, एज द हिस्ट्री मूव्स ऑन, तो रॉयल पैट्रोनेज कम हो गया बुद्धिज़्म को, राजाओं का वो जो सपोर्ट था वो मिलना बंद हो गया। ये भी एक रीज़न बना डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल ग्रुप्स। अभी हमने देखा कि 3 स्कूल्स हो गए थे बुद्धिज़्म के, देन संघ डिवाइड हो गया था। तो जितना ज़्यादा डिविजन होता गया उतना ज़्यादा डिक्लाइन भी आता गया बुद्धिज़्म में। एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स गेव अप पाली एंड टुक अप संस्कृत। मैंने आपको बताया कि बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली लैंग्वेज में ही लिखा जाता था पहले, पाली लैंग्वेज का ही यूज़ होता था सारे बुद्धिस्ट फिलॉसफीज़ को लिखने और पढ़ने और सुनाने के लिए। पर धीरे धीरे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने संस्कृत को फॉलो करना शुरू कर दिया। ना हुआ क्या ऐसे कि संस्कृत एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मानी जाती थी जिसको कॉमन मैन उसे नहीं समझ सकते थे, कॉमन पर्सन के लिए समझना डिफिकल्ट था संस्कृत को। पर जैसे ही बुद्धिस्ट मॉन्क ने उसको संस्कृत को फॉलो करना शुरू किया तो कॉमन मैन का फोकस जो है वहाँ से शिफ्ट होने लगा, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फिलोसफीज और द टीचिंग्स वेरी ईजिली, एंड हेंस स्लोली, ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली बुद्धिज्म डिक्लाइंड। सो दैट वाज इट फॉर दिस पार्ट। हमने पहले पार्ट में बुद्धिज्म के बारे में देखा है, पढ़ा, हमने समझा क्या था, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे फ्लरिशमेंट हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ और कैसे डिक्लाइन हुआ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। Please, if you find any kind of query, drop the query in query box. We'll meet in the second part where we'll discuss about Jainism. Till then, keep learning history and keep living history. Jai Hind.